नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। वक्फ कानून को लेकर कई तरीके के सवाल उठे। क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ हर सवाल का जवाब मिल गया है या कुछ सवाल अभी भी बाकी हैं? दरअसल कई ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर नाराजगी सामने आई थी, या यूं कहे कि वक्फ कानून का विरोध किया गया। मोटे तौर पर अगर इसको समझे तो सबसे पहला सवाल यह था कि सरकार जानबूझकर वक्फ बोर्ड के अंदर गैर मुस्लिम सदस्यों को रख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसको खारिज नहीं किया जाता, लेकिन इसको बांधा जा सकता है। उन्होंने तय किया कि राज्य वक्फ बोर्ड में 3 और केंद्रीय वक्फ बोर्ड में 4 गैर मुस्लिम हो सकते हैं। अध्यक्ष को लेकर भी सवाल था कि क्या वाकई में वक्फ बोर्ड के अंदर गैर मुस्लिम अध्यक्ष हो सकता है। कोर्ट ने इसको भी सिरे से खारिज नहीं किया, लेकिन यह जरूर कहा कि जहां तक हो सके वहां तक मुस्लिम ही वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष होना चाहिए। फिर सवाल हुआ सदस्य, तो कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 5 साल की जो बाध्यता था कि अगर 5 साल तक कोई मुस्लिम है तो ही वो वक्फ बोर्ड का सदस्य हो सकता है या संपत्ति को वक्फ कर सकता है। कोर्ट ने इसको अभी होल्ड किया है और कहा कि जब तक इसके नियम नहीं बन जाते इस पर रोक लगी रहेगी। इसके अलावा जो कलेक्टर को पावर दी गई थी कि वो संपत्ति वक्फ है या नहीं ये तय करे, कोर्ट ने कहा कि नहीं, न्याय के सिद्धांत में कलेक्टर आखिरी ताकत नहीं हो सकता। या तो वक्फ ट्रिब्यूनल तय करे या फिर हाईकोर्ट तय करे। इसको लेकर एक अलग सवाल था कि वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर के कौन से मामलों को चैलेंज किया जा सकता है और कौन से को नहीं, क्योंकि इसको लेकर कई संशोधन आए थे और उसके बाद जो मैक्सिमम मामले थे वो मैक्सिमम मामले हाईकोर्ट में चैलेंज हो ही नहीं सकते थे और ट्रिब्यूनल के फैसले को ही अंतिम माना गया था। लेकिन अब कहा गया है कि नहीं, हाईकोर्ट भी इसमें तय करेगा। और इसके अलावा जो विवाद की स्थिति किसी भी जमीन को लेकर है उसमें तब तक बदलाव नहीं आएगा जब तक कि कोर्ट अंतिम फैसला ना दे दे। मसलन अगर किसी संपत्ति को वक्फ किया गया और वो कोर्ट चला गया या ट्रिब्यूनल चला गया तो वो वक्फ की संपत्ति में नहीं जोड़ेगी जब तक कि उस पर अंतिम फैसला नहीं आ जाता। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई संपत्ति वर्तमान में वक्फ है और उसको वक्फ से बाहर निकालना है तो भी अंतिम फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन क्या वो इंतजार खत्म हो गया है जिसको लेकर सवाल था, और क्या हर कोई कह सकता है कि वक्फ का वक्त आ गया है देश में लागू कर? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से मैं संतुष्ट हूं। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में बिना मतलब चैलेंज करता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो स्वागत योग्य है। कानून को आपने ऐसा बनाया है कि वक्फ बोर्ड को कमजोर कर दो। अब सवाल फिर से वही खड़ा हो गया कि क्या वाकई में वक्फ के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जो कानून सामने आएगा क्या उसका भी स्वागत होगा या नहीं होगा? क्योंकि अब यह वक्फ कानून संविधान की कसौटियों पर खरा उतरते हुए बाहर आया। क्योंकि आप सुन रहे हैं, एक तबका है जो इसको वेलकम कर रहा है और एक तबका अभी भी इसका विरोध कर रहा है। लेकिन क्या विरोध और वेलकम के बीच में वक्त आ गया है वक्फ कानून को देश में लागू करने का? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता शैलेंद्र गुर्जर जी, कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी, हमारे साथ एपीसीआर के अध्यक्ष सैयद सादत अली जी हैं और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जी हैं। सैयद साहब, आपके साथ ही क्योंकि आप वकील भी हैं तो जरा मोटे मोटे पॉइंट बताइए जिनके अंदर कोर्ट ने फैसला दिया है, और क्या आप इसको वेलकम कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि नहीं, ये अभी भी एक समाज के जो अधिकार है उनको अंकुश लगाता है? जो आज की अभी फैसला आया है उसका हम सम्मान करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन पॉइंट्स पर फैसला दिया है जिन पॉइंट्स के ऊपर इनिशियली एतराज़ था सभी लोगों को जी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 3 के अंदर जो बात कही थी कि डेफिनेशंस चेंज की गई थी उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 14 कंपोजिशन ऑफ बोर्ड के ऊपर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 23 पे किया है। ये तमाम चीजें वो हैं जिनसे सर मैं माफी के साथ देखिए आपको रोक रहा हूं, क्या है कि गांव बस्ती के लोग देख रहे होंगे प्रोग्राम को
और एजुकेशन लेवल ना मुस्लिम समाज में और भी ज्यादा कम है, वो ही नहीं समझ पा रहे होंगे आप क्यों क्या कह रहे हैं। हर कोई कानून का ज्ञाता नहीं है। मोटी भाषा में समझाइए सर, मैं पॉइंट बताऊं फिर आप समझाएं। जी बताएं। ठीक है, क्या वाकई में इसमें जो गैर मुस्लिम को एड ऑन करने की बात की गई थी, क्या उसको कोर्ट ने रोका है? हाँ, उसको कोर्ट ने रोका है। उसने कोर्ट ने ये कहा है कि इसके अंदर ये शामिल नहीं होंगे अंतिम फैसला होने तक। उन्होंने तो कहा है स्टेट के अंदर 3 और सेंटर के अंदर 4 पहले बोर्ड का हिस्सा हो सकते हैं। पहले जो एक्ट किया था उसके अंदर तमाम जगह से मुस्लिम वोट को हटा दिया गया था, उसमें से सभी जगह से मुस्लिम वोट को हटा दिया गया था। अब उसमें से कहा कि 3 होंगे। पहले जो मुस्लिम वोट हटाए थे और 3 कंपलसरी किए थे, उसका मतलब ये था कि सभी 12 के 12 आ सकते हैं, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि जो 3 हैं वो आएंगे। अब ये बताइए तो ना, 3 है वो आएंगे। मैं स्पष्ट कर देता हूं कि भाई 12 अगर हैं तो उनमें से 3 स्टेट के अंदर हो सकते हैं और सेंटर में 4 हो सकते हैं। सही कह रहा हूं सर? हाँ सर, कह रहा हाँ, हूं, सही गैर मुस्लिम हो सकते हैं। जी हाँ, हो सकते हैं। और इसको वेलकम कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं कि ठीक है, वेलकम करते हैं हम इसको, और वेलकम कर रहे हैं। ठीक, वेलकम करते हैं। दूसरे पॉइंट पर आ जाता हूं। दूसरा जो विरोध था कि भाई इसका जो अध्यक्ष होगा बोर्ड का, वो मुस्लिम होना चाहिए, गैर मुस्लिम नहीं होना चाहिए, ये विरोध था सर? नहीं, अध्यक्ष का नहीं था, अध्यक्ष का नहीं था, बल्कि सीओ का था। सीओ का। अभी कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट ने कहा कि प्रायोरिटी के बेस के ऊपर वो मुस्लिम होना चाहिए। गवर्नमेंट तय करेगी कि हाँ, अगर ऑफिसर अवेलेबल हैं तो वो मुस्लिम होना चाहिए, नहीं है तो फिर वो ला सकते हैं। मतलब उस पर भी पूरे तरीके से बैरियर नहीं लगा है। बैरियर नहीं, ये भी सही है सर? जी हाँ। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं। विरोध इस बात का था कि अगर कोई संपत्ति को वक्फ कर रहा है तो उसका 5 साल तक मुस्लिम होना जरूरी है, यही था पहले राइटर। अब क्या है? अब उन्होंने कहा कि नहीं, 5 साल का मुस्लिम होना जरूरी नहीं है और वो कर सकते हैं। ये कहा है उन्होंने? ये कहा। मेरी जानकारी के हिसाब से उन्होंने इसको स्टे किया है कि भाई आप इस पर अभी जब तक नियम ना बन जाए तब तक इस पर फैसला नहीं होगा। हाँ, तो इसका मैं आप सर, आप क्योंकि देखिए वकील है, मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे, मैं स्पष्ट कीजिए चीजों जी। क्या स्टे का मतलब यही है ना कि गवर्नमेंट ने कहा था कि 5 साल से पहले आप नहीं कर सकते, तो उन्होंने इसको स्टे किया है। इसका मतलब ये कि अब आप कर सकते हैं। सर स्टे का मतलब है यथास्थिति रहेगी? नहीं, स्टे का मतलब है कि आपका उस सेक्शन जो आपने प्रोविजन डाला था उसको स्टे किया है, यथास्थिति का ऑर्डर नहीं। मतलब अगर अभी कोई करना चाहे तो वो कर सकता है? वो कर सकता है, मेरी समझ से। बाकी आपने बहुत जल्दबाजी के अंदर आपने बहुत, आप सोचिए सर, मैंने तो पढ़ा है आपको, तो मुझे लगा कि आप मुझसे ज्यादा ब्रीफ चीजों को दे पाएंगे। एक और पॉइंट था सर कि भाई कोई भी संपत्ति अचानक से होता है कि ग्रीन बोर्ड लग जाता है, वो वक्फ की हो गई, वक्फ में इंदराज हो जाता है। सर ऐसा पहले कभी था भी नहीं। अरे सर है सर, ऐसा नहीं। देखिए बात, इसको इंटरप्रिटेशन गलत किया जाता है। आप, मैं कहता हूं, जो आज भी जब प्रॉपर्टी 1955 के सर्वे फॉर्म में है, उसको अब आप कहेंगे कि साहब ये वक्फ नहीं है। जिसको 1965 में आपने गजट नोटिफिकेशन कर दिया, उसको आप कहेंगे कि ये वक्फ नहीं है। ऐसी कितनी प्रॉपर्टी हैं आपकी नोटिस के अंदर कि जिसके ऊपर जिसका वक्फ नहीं है। मैं आपसे पूछ लेता हूं, बुरा मत मानिए क्योंकि और पैनलिस्ट भी है मेरे साथ। 2012 के अंदर वक्फ की कुल संपत्ति भारत में कितनी थी सर? तो आज की तारीख में जो कुल संपत्ति, आज नहीं सर, 2012 बताइए। 2012 का डाटा मेरे पास नहीं है सर। अब आज कितनी है? आज है 8,72,852। 2012 में पता है कितनी थी? जी हाँ। अगर मैं गलत नहीं तो शायद 2 लाख के आसपास थी। ये इतना मल्टीप्लाई हुआ है सर? सर इनको एक अचानक से नहीं हुआ है। एक ही प्रॉपर्टी के 6 सेक्शन कर दिए आपने, तब जाके मल्टीप्लाई हुआ है। जो एक प्रॉपर्टी 52 बीघा की थी उसको आपने 4 अलग अलग सेक्शन थे, 4 रोड पर दर्शा दिया उनको, इस तरह हुआ है वो। और इस तरीके से वो भारत के अंदर तीसरा सबसे ज्यादा जमीन जिसके पास है वक्फ बन गया अचानक से। आप तो ऐसे कैसे बन गया सर? अगर प्रॉपर्टी, मेरी बात सुनिए ना सर, अगर 1000 एकड़ की प्रॉपर्टी है, वो आज भी 1000 एकड़ रहेगी, 10 साल बाद भी 1000 एकड़ रहेगी। हाँ बिल्कुल रहेगी। रहेगी या नहीं रहेगी? अब चाहे उसको 100 एकड़ में बांट दीजिए 10 पोर्शन में, तो उससे टोटल का अमाउंट तो चेंज ही नहीं होगा ना सर। डोनेट भी तो करते हैं। 2 लाख एकड़ कन्वर्ट इनटू 1 लाख एकड़ कैसे हो जाएगी? लोग डोनेट भी तो करते हैं। मैंने खुद ने अपनी 4 प्रॉपर्टी पिछले 3 साल के अंदर डोनेट कर दी है, वक्फ बोर्ड के अंदर 10 करा दी है गवर्नमेंट से लेके, तो प्रॉपर्टियों का नंबर बढ़ता है। तो इसका भी आप वेलकम कर रहे हैं ना कि अब जो ट्रिब्यूनल का फैसला होगा वो भी अंतिम नहीं है, हाईकोर्ट चैलेंज होगा। हम पहले भी होता था सर, मत कीजिए। पहले भी होता था सर, पहले भी होता था। सिर्फ इतनी सी बात हुई है, मैं आपको अर्ज कर दूं, पहले में और अभी में जो बात आ रही है। चैलेंज होते थे सर? कौन से? रेवेन्यू के या कौन से? दोनों फैसले होते थे सर। 2% भी नहीं है सर। 100% उस संशोधन का जिक्र कीजिए जो संशोधन हुआ। आप ट्रिब्यूनल का डाटा तो उठाइए, ट्रिब्यूनल के कितने फैसले हुए हैं पिछले 10 साल के अंदर वक्त जयपुर वक्त ट्रिब्यूनल से, और उनमें से कितने फैसले जयपुर हाईकोर्ट के अंदर चैलेंज हुए? आप बताइए सर। मैं कह रहा हूं 90% फैसले जयपुर हाईकोर्ट के अंदर चैलेंज हुए हैं ट्रिब्यूनल के। शैलेंद्र जी, क्योंकि आप भी वकील हैं, जरा बताइए क्या वाकई में इसको वेलकम करें, और क्या जो बीजेपी की मंशा थी, क्या उस मंशा पर थोड़ा हथौड़ा लगा है या नहीं? जो चाह रहे थे वो हुआ है? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा विजेंद्र जी, जो भारत की जनता का जो जनमानस था, जो उनकी भावना थी, और जिस भावना के अनुरूप वक्फ अधिनियम 2025 संशोधन लाया गया था, उसको भारत की पार्लियामेंट ने पास किया,
और आपने देखा होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कानून, संशोधित कानून है, उस पर कोई स्टे नहीं दिया है। उन्होंने कहा है ये कानून बरकरार रहेगा और आगे ये इंप्लीमेंट भी होगा। हाँ, जो कुछ प्रावधान थे जिन पर कुछ आपत्तियां थी उस पर जरूर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कोई बात रखी है, जैसे अभी आपने बताया। तो सबसे बड़ी बात तो ये रखी है कि जो वक्फ बाय यूजर था, जो इसका मिसयूज किया जा रहा था, जो पावर इनको 1995 में और संशोधन 2013 में दे दिए गए थे, उन पर उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं, वक्फ बाय यूजर जारी रहेगा, जो वक्फ बाय यूजर जारी नहीं रहेगा और वक्फ बाय ओनरशिप जारी रहेगा, जो पहले प्रावधान नहीं था। तो आप देखिए जो 2025 में संशोधन में वक्फ बाय ओनरशिप, वक्फ बाय ओनरशिप जो कहा गया सर, मोटी भाषा में जो देख रहे हैं वो समझें, उनको पता है सर वक्फ बाय यूजर क्या है, वक्फ बाय ओनर क्या है, आप इसको बताइए ना प्लीज। देखिए, वक्फ बाय यूजर ये था कि किसी भी संपत्ति को आप 10-5 साल से अगर यूज कर रहे हैं तो आप उसका क्लेम करते थे कि वक्फ की संपत्ति है। उसको संशोधित किया माननीय नरेंद्र मोदी सरकार ने और पूरे पार्लियामेंट ने। उसमें कहा गया कि आप बाय यूजर से इसको हम वक्फ की संपत्ति नहीं मान सकते, आपको टाइटल क्लियर करना पड़ेगा, आपको ओनरशिप प्रूफ करनी पड़ेगी, उसी के बाद आप इसको वक्फ कर सकते हैं। तो जो इस पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, बिल्कुल सही नियम है और वो आगे लागू रहेगा। उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन का प्रावधान था कि अगर कोई भी व्यक्ति वक्फ करता है संपत्ति तो उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होना चाहिए, जो 1995 एक्ट में भी था, 2023 के अमेंडमेंट एक्ट में भी था, 2025 के अमेंडमेंट एक्ट में था। उन्होंने कहा नहीं, रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, ताकि जो मिसयूज हो रहा था, जो वक्फ, आज देखिए किस बात को लेकर वक्फ एक्ट संशोधन अधिनियम लाया गया, वो इसीलिए लाया गया क्योंकि संपत्ति का मिसयूज किया जाने लग गया। किस तरह से जो इनके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड थे, वक्फ बोर्ड थे, वो इतने पावरफुल बन गए कि उन्होंने किसी भी जमीन को बाय यूजर के थ्रू उन्होंने वक्फ की संपत्ति बना लिया। और आपने देखा होगा कुछ भी मतलब सर, भाई तहसीलदार के पास एक रिकॉर्ड होता है, बिना उसमें आप चेंजेस कराए किसी प्रॉपर्टी को उधर दे देंगे। आप समझे, मेरा कहना है बाय यूजर का तो यही था ना कि आप अगर 5-7 साल 10 साल से यूज कैसे कर रहे हैं, दे देंगे? तो उसमें ओनरशिप का राइट नहीं था, हमको ट्रिब्यूनल में जाना पड़ता था क्लेम करने के लिए, आपको ट्रिब्यूनल में जाना पड़ता था कि साहब ये तो संपत्ति मेरी है। अब उसको खत्म करके उन्होंने ओनरशिप का कर दिया है कि आपको टाइटल प्रूफ करना पड़ेगा। ये जरूर है कि जो राजस्व अधिकारी थे, जिनको अधिकार दिया गया था इस एक्ट के द्वारा, उस पर उन्होंने अभी रोक लगाई है कि पहले नियम बनाए कि भाई स्टेटों को भी नियम बनाने चाहिए। जो 5 साल जो इस्लाम प्रैक्टिस करेगा, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये कर रहा है नहीं कर रहा, तो उसपे जब तक नियम नहीं बन जाता तब तक रोक है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये कानून जो है वो बदस्तूर जारी है, और जो भावना थी, पार्लियामेंट की भावना थी, संविधान की भावना थी, उसका हम सम्मान करते हैं। और आने वाले समय में जिस पर्पस से इस एक्ट को लाया गया है, उस एक्ट का पर्पस हल होगा। ठीक है अदिति, इसको पॉलिटिकली नजरिए से कैसे देखते हैं? क्योंकि मैं व्यक्तिगत मानता हूं किसी भी कानून का ना विक्ट्री और फेल्योर नहीं है, किसी को दबाना है बढ़ाना नहीं है, वो देश के वेलफेयर के लिए होता है और इसलिए संसद उसको पास करती है। जो कोर्ट ने इसमें कुछ छोटे मोटे संशोधन के अलावा कह दिया कि भाई हम कानून को नहीं रोक सकते, कानून एग्जीक्यूट होगा, इसका इंपैक्ट आप क्या देख रहे हैं पॉलिटिकल? देखिए, जब आप पॉलिटिकल इंपैक्ट का जिक्र करते हैं तो इसमें 2 चीजें आती है, एक भावना इंटेंट और एक इसका इंपैक्ट। तो इंटेंट और इंपैक्ट दोनों पे बात कर लेते हैं। इंटेंट सरकार का ये था, क्योंकि आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब दिल्ली का चुनाव आया तो जीत जब हुई उससे पहले के चुनाव की, महाराष्ट्र की, तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि जहां मैं खड़ा हूं, दिल्ली में ही खड़े होकर भाजपा कार्यालय में उन्होंने कहा कि 2014 के पहले वाली सरकार ने जाते जाते दिल्ली का एक बड़ा हिस्सा केवल यूं ही, दिल्ली की सरकार ने, पुरानी देश की सरकार ने यूं ही दे दिया था वक्फ को, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाए। अब एक आंकड़ा है, इंटेंट की बात कर रहे हैं, आंकड़ा यह है जिससे लोग समझें, लगभग 8.72 लाख प्रॉपर्टी अगर पंजीकृत है वक्फ की, तो 50%, एग्जैक्ट 50% वक्फ बाय यूजर की है। जैसे कि मैं आपके घर में आऊं, विजय मैं आपके घर आऊं और मैं ये 10 दिन बाद ये कह दूं कि आज से ये घर मेरा है। अब क्या आप इससे राजी है? नहीं है। आप राजी नहीं है तो आप चैलेंज कीजिए, लेकिन मैं ये कह दूंगी मेरी है और ट्रिब्यूनल कोर्ट कहेगा कि साहब अदिति की है। अब आप जाइए हाई कोर्ट, आप सुनवाई होती है नहीं होती है, ये तो इंटेंट ये था कि जिस वक्फ की प्रॉपर्टी को या उसके पैसे को शिक्षा में, मूलभूत अधिकार में, इन सब में यूज होता है, वो नहीं हो रहा। नहीं, लेकिन इसमें 2013 में एक और संशोधन हुआ था जिसमें अगर मैं गलत नहीं तो शायद रेवेन्यू को चैलेंज नहीं हो रहा था हाई कोर्ट में, उस वजह से टोटल जो केस थे उनमें से सिर्फ 2% जा रहे थे। एब्सोल्युटली,
इसीलिए अब जो ये बदलाव आया, आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इसमें कोई बदलाव नहीं है, छोटी जो बातें हैं, लेकिन अब आता है पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल गेम सीधा सीधा ये है, देखिए ये सूट करता है आज का। आपने देखा कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आया, मंत्रियों के बयान आने शुरू हो गए कि लोगों को जाना है सुप्रीम कोर्ट जाए। सवाल यह है कि पॉलिटिकल इंटेंट आपको समझ में आ गया, इस पे हम घंटों चर्चा कर सकते हैं, दोनों ही तरफ के इंटेंट की, सरकार के इंटेंट की, विपक्ष के इंटेंट की, लेकिन कौन किसका वोटर है उस हिसाब से। पॉलिटिकल इंपैक्ट ये है कि बिहार में पोलराइजेशन होगा, केरला में अलग तरीके का होगा, क्योंकि इतनी सारी वक्फ की प्रॉपर्टी जो है वहां पर वो क्रिश्चियंस के की प्रॉपर्टी है, जिसको लेकर एक बड़े समुदाय क्रिश्चियंस ने आके प्रधानमंत्री से मुलाकात किया था आज से 4 साल पहले, और इस बात की रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारी प्रॉपर्टी हमें दिलवाइए। ये सब वक्फ बाय यूजर के तहत गई हुई है। तो केरला में बहुत लोगों को राहत है, ऐसे पूरे देश भर का अगर जिक्र करें तो बड़ा आंकड़ा है। तो पॉलिटिकल इंपैक्ट सीधा सीधा ये है कि जो देश में मेजॉरिटी है वो ये कहेगा कि जो लंबे समय से हमारी संपत्तियों को यूं ही ले लिया जाता था रुमाल रख के, अब ऐसा नहीं होगा। अच्छा, इसमें ऐसा भी नहीं है कि कुछ प्रॉपर्टी लोगों ने दान भी की है, लेकिन उस 2, 3, 4, 10% की आड़ में 90% घोटाले हुए, पैसे संपत्ति हड़पी गई। यहां तक कि हमारी जो संसद है, पुरानी संसद, वो पूरा इलाका है वो भी वक्फ के अंदर है, वो चैलेंज्ड है। तो जाहिर तौर पे यहाँ पर इम्पैक्ट और इंटेंट दोनों एक अलग मुद्दे हैं। सीधा सीधा बिहार चुनाव में ये मुद्दा ठीक है। प्रतीक, क्या सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके बाद वक्फ कानून को कांग्रेस अडॉप्ट करेगी, उसको स्वीकार करेगी? देखिए विजेंद्र भाई, सबसे पहले तो मैं बता दूं, जब वक्फ अधिनियम 2025 आया था तो जेपीसी के गठन के अंदर विपक्ष के सांसदों ने बहुत सारे डिसेंट नोट दिए थे, और ये जो पॉइंट जो आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डाले हैं वो डिसेंट नोट के अंदर भी था, जो माने नहीं गए उस वक्त। अब आप अभी दूसरी बात आप ये कह रहे थे कि 2012 में संपत्तियां 2.5 लाख थी और अभी 8,72,000 हो गई है। तो 13 साल के टेन्योर में 11 साल किसकी सरकार रही? केंद्र में बीजेपी की सरकार रही, और अधिकतर राज्यों के अंदर भी बीजेपी की सरकार रही है। तो क्या ये 13 साल का फेलियर है बीजेपी का या उनकी सरकारों का, जो संपत्ति 2 लाख से बढ़कर के 8,72,000 हो चुकी है? और तीसरी बात यह है कि ये अंतरिम आदेश है, अभी अंतिम आदेश नहीं है, अंतरिम आदेश है। इसके अंदर अभी और सुनवाई होगी, उसके अंदर बहुत सारी चीजें और बदली जा सकती हैं। जैसे अभी कलेक्टर की शक्तियों पे रोक लगाई गई है, और जो दूसरी बात ये कह रहे थे कि मुसलमान होने के सबूत, उसमें अभी स्टे लगाया गया है कि उसमें राज्य सरकारें जब तक कोई कानून नहीं बना लेती तब तक उसके ऊपर स्टे है। और उसके अंदर यह भी लाया गया है कि 4 केंद्र के अंदर जो वक्फ बोर्ड बनेगा वो 4, या अब राज्य सरकार में 3। तो ये एक वेलकम करने वाली बातें हैं। और जो केंद्र सरकार जो वक्फ बोर्ड लाई थी, वो जो संपत्तियों का जो हथियाने की जो बात थी, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे लगाने का काम किया है। कैसे? आप बता रहा हूं कैसे। आपने पहले तो आप ही विरोध कर रहे थे कि भाई वक्फ के अंदर गैर मुस्लिम क्यों, अब आप वेलकम करें कि चलिए 3 यहां और 4 वहां। आप ही विरोध कर रहे थे डिबेट के अंदर कि भाई कोई अगर अपनी संपत्ति को गैर हिंदू भी, गैर मुस्लिम भी अगर संपत्ति दान कराए तो कर सकता है। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, अब इसको चैलेंज कीजिए। अब मैं बताता हूं, कलेक्टर पर तो मैं भी व्यक्तिगत मानता हूं कि नहीं, राज्य सरकारों, जुडिशरी के पास ही होनी चाहिए। राज्य सरकारों के द्वारा, कलेक्टर के द्वारा ये संपत्तियों का जो पहले जो वक्फ बाय यूजर था उसको चेंज करने के लिए, या उसके जो रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया थी, उसके अंदर एक कानून था 3C से जुड़े हुए जो प्रावधान है उसके ऊपर भी रोक लगाइए कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी का जो वेरिफिकेशन है वो अभी नहीं होगा। जो कलेक्टरों के माध्यम से ये वेरिफिकेशन कराने का और उनकी जो संपत्तियां हैं उसको हथियाने का काम करने वाले थे, उसके ऊपर भी रोक लगी है। दूसरी बात, अभी मैंने आपको कहा था कि ये अंतरिम आदेश है, अंतिम आदेश नहीं है। अभी इसके अंदर और चेंजेस हो सकते हैं, गुंजाइश है। तो आप अंतिम आदेश तक इस जब तक देखिए। ठीक है, हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं साजिद जी, आप भी बोलिए। लेकिन मेरा एक और सवाल है, क्योंकि अब राजस्थान का उदाहरण लेते हैं। राजस्थान में धर्मांतरण का कानून पहले आ चुका है सर। अब अगर किसी को धर्म परिवर्तन करना है तो बाय डिफॉल्ट उसको पहले पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तभी वो धर्मांतरण कर पाएगा। मैं सही कह रहा हूं सर? और धर्मांतरण अगर वो एक बार कर जाएगा और ऑफिशियली अगर वो एक धर्म से दूसरे धर्म में चला जाएगा, अब उसको चाहे वक्फ करनी है, दान करनी है, फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम तो अभी इसलिए हो रही थी ना, जो कहा जा रहा है कि भाई वक्फ बाय यूजर जो सिर्फ कुछ वक्त से इस्तेमाल कर रहा है जमीन को और फिर दावा ठोक दे रहा है, कम से कम उस पर तो रोक लगी है ना सर। अभी विजेंद्र जी, वक्फ बाय यूजर के अंदर कुछ वक्त का जो पीरियड है ना, वो 100 साल से ऊपर का पीरियड है, वो कुछ साल 2 साल का पीरियड नहीं है। जैसे अभी आपने कहा कि साहब रुमाल रख दिया,
आप दिखाइए ना कितने कितने आपके पास में डाटा हैं जिस पे रुमाल रख के लोगों ने कब्जा कर लिया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या 1955 के अंदर 1955 के अंदर जब सर्वे हुआ, देश के आईएएस ऑफिसर ने, सर्वे कमीशन ने सर्वे किया, क्या आप उसको नहीं मानती? 1965 में जब देश की सेंट्रल गवर्नमेंट ने गजट नोटिफिकेशन किया, क्या आप उसको नहीं मानते? सर मैं तो 2024 का डेटा मान रही हूँ ना। जिन प्रॉपर्टियों को 2024 का डेटा कह रही हूँ। 1965 में आप गजट नोटिफिकेशन कर चुके, 50% दोबारा सवाल उठाने का सवाल क्या है? आपकी नियत में खराबी है। सिया साहब, बात तो 2012 से 2024 के बीच की हो रही है। 24 का डेटा है। उसकी तो बात ही नहीं हो रही है, बात ही नहीं है। और मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आप उदाहरण मांग रहे हैं। वो गांव याद है सर आपको? शायद कर्नाटक का गांव था, तमिलनाडु का गांव याद है सर? हजारों साल से पूरा हिंदू परिवार रहता है, हिंदू गांव रहते हैं। अचानक से आया वक्फ बोर्ड ने अपना ठप्पा लगाया, कह रहा है गांव वक्फ बोर्ड का हो गया। अरे भाई ठप्पा तो लगाया ना, ठप्पा तो लगाया ना। वो मान ही नहीं लेंगे ना ठप्पा तो कुछ। मैं आज वेस्ट इंडिया का कर लगा बाहर लगा दूंगा, मान थोड़ी लेंगे। वक्फ अधिनियम के आड़ में ऐसे ही कब्जा करती है हिंदुओं की संपत्ति, ईसाइयों की संपत्ति। सादा साहब, कानून में तो भरोसा रखते हैं ना। एक मिनट, उनकी संपत्ति सादा साहब, कानून में तो भरोसा रखते होंगे। बिल्कुल रखते हैं। कानून के इंसाफ की जो मूर्तियां, उस पर आंखों पर पट्टी इसीलिए देख ना पाए, इसीलिए है ना सर। ठीक है, तो जो डॉक्यूमेंटेड होंगे उनकी तो समस्या ही नहीं है साहब। तो साहब जो अनडॉक्यूमेंटेड और जो कब्जे के माध्यम से हैं, सेक्शन यूज किया जा रहा है, तो आप भी नहीं आएंगे। वक्फ एक्ट के अंदर बाई 1995 के वक्फ एक्ट में और उस 1954 के वक्फ एक्ट में बाई यूजर वर्ड है कि नहीं है? 1954 के अंदर भी बाई यूजर था कि जो प्रॉपर्टीज आपके यहाँ, मतलब समझने की कोशिश की सर। अरे भाई मैं पीछे नहीं जा रहा हूँ भाई, नहीं जा रहा हूँ पीछे। बाय ऑनरशिप नहीं होना चाहिए। किसकी ऑनरशिप नहीं होनी चाहिए? जिसकी जमीन है सर। नहीं रजिस्ट्रेशन सरकार ने करके दिया है, सरकार ने करके दिया है ना। रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी है, उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य था, आपने रजिस्ट्रेशन कराया। 50% संपत्तियां रजिस्टर्ड नहीं है वक्फ की। ये है क्वेश्चन। 8,72,000 दर्ज हैं, जबरदस्त घोटाले हुए और कुछ परिवारों ने वक्फ संपत्ति के नाम पर कब्जे कर लिए। आपको इसका उद्देश्य क्या था? उनके कौम का भला हो सके, अस्पताल बने, कॉलेज बने, यूनिवर्सिटी बने, कोचिंग सेंटर्स बने, उनकी सहूलियतें कोई बने। आपने क्या बनाया? कितनी यूनिवर्सिटी बनाई? वक्फ बोर्ड ने कितनी यूनिवर्सिटी बना दी, कितने अस्पताल बना दिए? आपका जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य से आप भटक गए। और कांग्रेस पार्टी ने इनको पावर दिया। आपको 1995 में पावर दिया, 2013 में हमारे एक मिनट, हमारी किसकी सर? हमारी किसकी प्रॉपर्टी? वो कह रहे हैं, वो वही कह रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं ना हमारी प्रॉपर्टी हम कुछ करें, हमारी किसकी? वक्फ बोर्ड की। और वक्फ बोर्ड किसका? एक मिनट भाई, वक्फ बोर्ड किसका? वक्फ बोर्ड जो है वो स्टेट का है। वक्फ बोर्ड स्टेट का है। नहीं, किसके लिए काम करता है वक्फ बोर्ड? सर वक्फ बोर्ड स्टेट के लिए काम करता है। वक्फ बोर्ड जो है जिन जहां से वो प्रॉपर्टी, एक मिनट भाई, एक मिनट ना हाँ। ये टिप्पणी थोड़ी गलत है। नहीं सर, कि हमारी प्रॉपर्टी हम कुछ करें। सर किसकी प्रॉपर्टी है उसके अंदर? मैक्सिमम मुस्लिम की प्रॉपर्टी, मेरे मुस्लिम भाइयों की प्रॉपर्टी है सर। मुस्लिम भाइयों की प्रॉपर्टी, उन मुस्लिम भाइयों की जो 50 गज के मकान के अंदर 20 रह रहे हैं, तो सर वो उन मुस्लिम भाइयों की जिनके अंदर पॉवर्टी सबसे ज्यादा है, उनकी जिनमें बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, उनके अंदर जहां महिला एजुकेशन निम्न स्तर पर है। आप मिसइंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा मैं मिसइंटरप्रिटेशन नहीं कर रहा हूं सर। बाकायदा कमेटी बनी। अरे सर कमेटी बनी और उस कमेटी ने क्या रिकॉर्ड दिया कि जितनी वक्फ के पास प्रॉपर्टी है उस हिसाब से 2500 करोड़ रुपए की रेवेन्यू होनी चाहिए। और रेवेन्यू कितनी थी? 210 करोड़ सिर्फ। बाकी पैसा कहां गया? जमीन का इस्तेमाल कौन कर रहा है? एक मिनट भाई, एक मिनट, एक और सवाल है सर। एक मिनट भाई, बताइए। राजस्थान के जयपुर के अंदर कितनी वक्फ की संपत्ति है ना सर? MI रोड सारा ही है शायद। जी हाँ, सारा है। सिंधी कैंप के आसपास का इलाका सारा ही है। अब मुझे बताइए, कौन थड़ी ठेले वाला वो गरीब आदमी है जिसको वक्फ ने प्रॉपर्टी दी हो कि आप काम कीजिए और अपना उत्थान कीजिए? बताइए जरा। सर वक्फ की प्रॉपर्टी जब कोई डोनेट होती है तो उस पर उसकी नोयत लिखी हुई होती है कि किस मकसद के लिए दी गई है। तो उस मकसद को हम, तो आप देखिए ना रिपोर्ट को। मतलब मैं वक्फ की प्रॉपर्टी, किसी आदमी ने मस्जिद बनाने के लिए प्रॉपर्टी दी है तो मैं उस पर क्या स्कूल खोलूंगा? मैं नहीं जा रहा, मैंने जिक्र किया मस्जिदों का, मैंने सिर्फ सिंधी कैंप और MI रोड का जिक्र किया। तो उनकी उन प्रॉपर्टी के बारे में वहां पर तो व्यवसाय चल रहे हैं, शुद्ध रूप से व्यवसाय। उन पे मुकदमे चल रहे हैं। मुझे ये बताइए कि सर मुझे बताइए, वेलफेयर के लिए किस एक गरीब आदमी को चुनकर दीजिए कि भाई ये पहले थड़ी चला रहा था, इसको ये हमने जमीन दे दी, अब देखिए वो आदमी इतना करोड़पति हो गया। एक दीजिए उदाहरण मुझे। ऐसा बहुत सारे उदाहरण हैं।
बहुत सारे उदाहरण है। आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को बुला के पूछेंगे तो वो आपको उदाहरण भी बताएंगे। सर मैं क्योंकि प्रोग्राम वो कर देने चुका का काम हूं, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का है, मेरा नहीं कर है। चुका हूं हाँ। और मैं बाकायदा पूरा डेटा भी दिखा चुका हूं दर्शकों। मैं आपसे बात कर रहा था भाई सर, जयपुर में आपने कितनी जब प्रॉपर्टी, आपने- कितना रेवेन्यू, सेंटर के अंदर कहां रजिस्टर्ड, किस जगह का कितना रेवेन्यू आ रहा है, 100 रुपए में सर जा रही है। विजेंद्र, इसलिए 100 हम intent का जिक्र 100 करते रुपए हैं। में शहर की जिन दुकानों का किराया 1 लाख रुपए, वो भी 250 रुपए पे किराए पे चल जा रहा है ना सर? तो चल रही है ना? जा रहा है ना तो वो सर? पुराने किराएदार हैं, वो जा खाली रहा है नहीं ना करते हैं, सर? उसमें हम क्या करेंगे? अब मुकदमे इसमें चल रहे हैं कॉमन मैन का नुकसान नहीं है सर, उन पर मुकदमे चल रहे हैं। कॉमन जब मैन वो का खाली होंगे नुकसान तो नहीं है हम फेयर उसमें। की बात करेंगे, उन पे सब पे मुकदमे अदिति, चल रहे हैं। यही प्रॉब्लम है। इसीलिए इंटेंट का जिक्र होता है। और जो हम सब मिलकर बात कर रहे हैं कि तीसरी सबसे बड़ी, जैसे कहते हैं कि जमीनें हैं, उसके बाद भी बेरोजगारी, अशिक्षा, जिसे बोलते हैं मेडिकल फैसिलिटी, हर लिहाज से मुसलमान पीछे हैं, जानते हैं। इसी बात का जिक्र होता है। तो क्यों नहीं इतने सालों में, 100 वर्षों का जिक्र कर रहे हैं, क्यों ऐसा नहीं हुआ कि मुसलमान समाज का सिर्फ एक ही टुकड़ा, सरकारों का रवैया भेदभावपूर्ण है, सरकारों का रवैया भेदभावपूर्ण है, इसलिए क्यों मुसलमान ऐसा तरक्की हुआ नहीं कि करी। मुसलमान समाज उत्थान की तरफ आगे बढ़ा हो? जी। क्यों? क्योंकि कहां लूप होल था? क्यों सिर्फ एक ही तबका जो था वो पैसे वाला होता गया, और जो गरीब था वो गरीब ही रहा, उसकी पीढ़ियां गरीब रही, वो आज तक गरीब है और अभी आगे का भी नहीं अब पता। सारी गरीबी आप ठीक कर देंगे सर, आप कर लेते 100 नहीं, साल आप में। कर देंगे ना। वक्फ अब देखते प्रॉपर्टी हैं के साथ अब आप देखते कर हैं लेते। अब देखते हैं सर, आप आप लोगों ने कितने तो में ठीक किया कर नहीं। देंगे। आप लोगों ने तो आप किया देखते नहीं। हैं 100 साल में वक्फ प्रॉपर्टी जितनी थी उससे आप उत्थान ला सकते थे। आपने देश के गरीबी सारे हटा हिंदुओं को सकते उत्थान थे कर आप। दिया। आपने देश के सारे हिंदुओं अरे को उत्थान सर, कर दिया। हिंदुओं में है इस नहीं देश ना। में कोई हिंदू गरीब हिंदुओं बचा ही में नहीं ऐसा है। कोई बोर्ड नहीं है जो लूटा जाए। साहब, बात ये हिंदू मुसलमान की है ही नहीं सर, यहाँ भारतीय की बात हो रही है, यहाँ हिंदू मुसलमान की नहीं हो रही है, भारतीयों की बात हो रही है भाई, ये बात कर रही है ना, यहाँ भारतीयों की बात हो रही है। आप हिंदू मुसलमान कैसे कर रहे हैं? सारे मुसलमान गरीब हैं। यहाँ भारतीयों की बात हो रही है। एक मिनट भाई, किया चलिए, आपने। मुझे वैसे तो प्रोग्राम क्लोज करना है, लेकिन सादा साहब आपसे पूछ लेता हूँ, राजस्थान में मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी है? सर, राजस्थान में मुस्लिम पॉपुलेशन तकरीबन नहीं बता पाएंगे, कोई आप बता नहीं। उनके अंदर बेरोजगारी कितने % है? ये भी सर, नहीं बता उसके पाएंगे। लिए हम भी जिम्मेदार हैं क्या? अरे सर, मैं पूछ रहा हूँ, बताइए ना भाई। सर, उसमें अशिक्षा मैं कितनी आपसे है? पूछता हूं, मैं आपसे पूछता हूं, अशिक्षा कितनी है मैं आपसे उसमें? पूछता हूं, कितने मुस्लिम हॉस्टल आप बने ये हैं? बताइए, आप एडवोकेट हैं, आप बताइए वक्फ बोर्ड का उद्देश्य शिक्षा क्या कितनी है सर बताइए उसमें? ना। उसका उद्देश्य यही होता है, एक मुसलमान भाई अपना अगर कोई डोनेट करता है तो वो चाहता है कि वेलफेयर हो मेरी कम्युनिटी का, क्या अस्पताल बने, क्या स्कूल बने, कितनी यूनिवर्सिटीज बनी, डायरेक्शन देके जाता है, हुए, कितने आप बताइए ना, बेरोजगारी डायरेक्शन देके जाता है आप कि नहीं इस बता प्रॉपर्टी पाएंगे। का काम ये किस काम में आएगा? बन गया, इसीलिए तो आप ये कह रहे हैं हर सैयद साहब, कानून बनाने के सैयद पीछे साहब आप ये उद्देश्य कह रहे हैं कि होता है, उसकी जितनों ने वक्फ की उनमें से किसी की सोच नहीं थी कि भाई हमें अस्पताल बनाना है? नहीं थी क्या? हमें बच्चों के लिए प्लेग्राउंड बनाना है? नहीं थी क्या? कितने अस्पताल नहीं थी। चल रहे हैं इस हॉस्पिटल नहीं थी कितने चल रहे हैं? क्या? शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रतीक, माफी चाहूंगा कि बहुत कम वक्त मैंने आपको दिया, क्योंकि ये मामला सीधे तौर पर उस दीन से जुड़ा हुआ है जो दीनहीन है, और वो तब दीनहीन है जब उसके पास भारत के अंदर तीसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। आप सोचिए, अगर वेलफेयर स्कीम के साथ काम होता और जो दुकानें 1-1 लाख रुपए में जा रही हैं, अगर वो 100-100 रुपए की जगह उनके टेंडर हों और एक निष्पक्ष तरीके से वो सबके पास जाए, और उसी वक्फ बोर्ड के पास हर साल 2000-3000 करोड़ रुपए आए, तो क्या वेलफेयर के काम नहीं होंगे? यकीनन होंगे, और उन्हीं के लिए होंगे जिनकी प्रॉपर्टी है। क्या वाकई में वक्फ को सही नजरिए से देखने की जरूरत है, बिना ये सोचे कि हमारे खिलाफ है या हमारे पक्ष है या उसके खिलाफ और उसके पक्ष है? ये भारत के पक्ष में है या नहीं, भारतीयों के पक्ष में है या नहीं? और जब भारतीय कहा जाता है तो धार्मिक नहीं, वो एक राष्ट्र के साथ जुड़े हुए हर व्यक्ति का एक पहचान पत्र है जो भारतीय। उसके उत्थान के लिए अगर काम करें तो सबको साथ आना चाहिए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से मैं संतुष्ट हूँ। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में बिना मतलब चैलेंज करता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो स्वागत योग्य है। कानून को आपने ऐसा बनाया है कि वक्फ बोर्ड को कमजोर कर दो।